अध्याय 1:12 की ग्रीष्म ऋतु। यान तुम्हें क्या हुआ है? उसके कानों में तनावपूर्ण चीखें गूंज रही थीं, और कमजोरी की भावना जो उसने हजारों वर्षों में महसूस नहीं की थी, उसने जियो यान को बेहद असहज महसूस कराया। चमकदार सफेद रोशनी लगातार हिल रही थी, और उसके कानों में शोरगुल गूंज रहा था। जियाओ यान ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आ गई, और जियोयान ने जल्दी से अपने आत्मा की शक्ति को आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए जुटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि आत्मा की शक्ति जो अतीत में ब्रह्मांड के पूरे दायरे को कवर कर सकती थी, वह उसके आसपास के कुछ मीटर के भीतर के क्षेत्र को केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। इस चौंकाने वाले परिवर्तन ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी, और उसके सामने दो चेहरे आए, एक बड़ा और एक छोटा, जो स्पष्ट होते गए। बड़े वाले का चेहरा चौकोर था, घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका थोड़ा गरिमा में चेहरा चिंता से भरा था। अधेड़ उम्र का आदमी यान एर शब्द पुकार रहा था। छोटी वाली लड़की बिल्कुल सफेद थी, और यद्यपि वह अभी भी बचकानी थी, फिर भी वह एक अद्भुत सुंदर लड़की की तरह थी, मानो कोई सुंदर हरा कमल खिलने के लिए तैयार हो। लेकिन उस अत्यंत सुंदर छोटे चेहरे पर चिंता भी थी, और उन सुंदर आंखों के कोनों में क्रिस्टल आंसू भी थे। जियो यान स्वाभाविक रूप से इन दो चेहरों से परिचित था, क्योंकि वे उसके पिता और पत्नी जियो झान और जुन एर थे। हालांकि जब जियो झान को उसके द्वारा ब्रह्मांड से जोड़ा गया, भले ही उसकी योग्यता बहुत खराब थी, तब जियोयान के प्रभुत्व के क्षेत्र में प्रवेश करने और दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए प्राकृतिक खजाने इकट्ठा करने के बाद उसे जियोयान द्वारा जबरन स्वर्गीय सर्वोच्च के स्तर तक खिलाया गया। जहां तक जुन एर की बात है, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। बाद में उसकी साधना संत स्तर के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन अपने बचकाने रूप रंग के कारण वह स्पष्ट रूप से 11 या 12 साल की एक छोटी बच्ची ही थी। क्या चल रहा है? जियोयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी साधना का लक्ष्य प्रभुत्व क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र था, और वह स्वर्गीय क्लेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। खाली जियाओ यान की बाहें ढीली पड़ गईं, और उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत उससे छीन ली गई हो, और वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया हो। उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके शरीर में लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, बस बेहद कमजोर हवा के झोंके थे। ये लड़ने की भावना है। जियोयान की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, और वह तकिए पर लेट गया और बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया। जानी पहचानी आकृतियां अब उसके सामने चुपचाप खड़ी थीं, घबराई हुई, चिंतित, बेचैन और खुश। हर चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए, और हजारों साल पुरानी यादें उसके जहन में उमड़ पड़ीं। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और फिर इस हकीकत को स्वीकार कर लिया। मैं वास्तव में उस वर्ष में लौट गया हूं जब मैं 12 वर्ष का था। अपने सामने विभिन्न भावों को देखकर, यहाँ तक कि जियोयान को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह समय की लंबी नदी में पीछे की ओर बह रहा हो। क्या ये पुनर्जन्म है या स्वप्न? जियोयान ने भ्रम को तोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने की बहुत कोशिश की, जिनसे वह परिचित था, लेकिन एक के बाद एक असफल रहा। एक क्षण बाद अंततः उसने वास्तविकता स्वीकार कर ली। वह जानता था कि वह डुक्यूई के तीसरे स्तर पर वापस निराश युवक में बदल गया था, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं दिखाई, क्योंकि अब वह केवल 12 साल का लड़का नहीं है, वह सम्राट यान भी है। सम्राट यान जियोयान, भाई जियाओयान, क्या आप ठीक हैं? जुन एर, जो पास खड़ी थी, ने जियोयान की अभिव्यक्ति को देखा, जो अचानक चकित और फिर शांत हो गई, और चिंतित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। कोई बात नहीं, अभ्यास के दौरान मुझे बस कुछ समस्याएं हुई। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जुन एर के चिंतित भाव को देखकर जियाओयान मुस्कुराया। चाहे कोई भी समय हो, उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए सबसे अच्छी होती है। मन ही मन यही सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया, और जुना का प्यारा सा हाथ पकड़कर उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपाकर उसे दिलासा दिया। हालांकि इस हरकत से उस छोटी बच्ची का गोरा चेहरा तुरंत खिल उठा। भाई जियाओयान पहले से ही इस स्थिति में है, और वह अभी भी एक गुंडे की तरह काम करने का मन बना रहा है। जुन एर ने जल्दी से अपना हाथ जियोयान के हाथ से खींच लिया, जिससे जियोयान थोड़ा हैरान हुआ, और फिर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अपने पिछले जीवन में सुविधा के लिए मैं उससे पहले जियाओयान के रूप में संदर्भित करूंगा, न कि उसके वास्तविक पिछले जीवन के रूप में। वह और जुन एर हजारों वर्षों से विवाहित थे, इसलिए यह अंतरंग क्रिया निश्चित रूप से कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब तो जुन एर तो बस एक छोटी बच्ची है, जो लड़की भी नहीं है। वह इस तरह के ऑपरेशन को कैसे झेल पाएगी?
यान क्या तुम सचमुच ठीक हो? जियो झान ने जियो यान के चेहरे पर मुस्कान देखकर साफ राहत महसूस की। एक पिता होने के नाते उसकी पहली चिंता बच्चे की सुरक्षा होगी और दूसरी तथाकथित प्रतिभा या ऐसा ही कुछ। चिंता मत करो पिताजी, मुझे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियो यान शांति से मुस्कुराया, मानो उसे अभी अभी टक्कर लगी हो। खैर जो भी हो, पहले तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं बाहर जाकर बड़ों से तुम्हारी चोटों का इलाज कैसे किया जाए इस बारे में बात करूंगा। जियो झान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता जियो यान को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह अपने दिल में जानता था कि यह तथ्य कि उसकी डू क्यूई चूस ली गई है और केवल डू क्यूई का तीसरा स्तर ही बचा है, कई महान डू मास्टर्स के निरीक्षण से छिपाया नहीं जा सकता। जब ऐसा कुछ हुआ तो जियाओजान चिंतित क्यों नहीं हुआ? पिछले जन्म में जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था तो वह इतना डर गया था कि लगभग रो पड़ा था। बुजुर्गों और कुल मित्रों, मुझसे मिलने आने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि मैं अब थोड़ा कमजोर हूं और मुझे आराम की जरूरत है। कृपया पहले वापस जाएं। जियो यान ने सबकी ओर देखा। ऐसी स्थिति में जियो यान, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं अगले 2 दिनों तक कबीले के युवा सदस्यों को बारी बारी से तुम्हारी देखभाल करने, तुमसे बातें करने और तुम्हारी बोरियत दूर करने की व्यवस्था करूंगा। महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया और 1 दर्जन कबीले के लोगों और जियो झान के साथ एक शक्तिशाली जुलूस में जियो यान की झोपड़ी से बाहर निकल गए। सभी के चले जाने के बाद जियो यान, जिसकी आत्मिक शक्ति उसके साथियों से कहीं अधिक थी, खिड़की के बाहर हो रही चर्चाओं को धीरे धीरे सुन सकता था। इस बार प्रशिक्षण के दौरान जियो यान के साथ जो दुर्घटना हुई वह कोई छोटी बात नहीं थी। उसकी साधना का स्तर वास्तव में डू क्यूई के तीसरे चरण तक गिर गया था। ये कितना बड़ा नुकसान है? महान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। डू क्यूई साधना चरण के दौरान मानव शरीर सबसे अधिक असुरक्षित होता है और साधना का समय बहुत लंबा होने की संभावना है। अगर जियाओ यान ठीक भी हो जाए तो भी उसे फिर से डूजे के स्तर तक साधना करने में कई साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। तीसरे बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा, साधना में इस तीव्र गिरावट की तुलना में मैं इस बात को लेकर अधिक चिंतित हूं कि भविष्य में उसकी साधना प्रतिभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, यान एर की स्थिति का इलाज जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए परिवार के सभी संसाधन खर्च करने पड़े। जियो झान की भारी आवाज सुनाई दी। खिड़की के बाहर हो रही चर्चाओं को सुनकर जियो यान अपनी मुस्कान रोक नहीं सका। पिछले जन्म में जब वह अभी अभी अपंग हुआ था तब भी ये तीनों बुजुर्ग उसे बहुत महत्व देते थे। आखिरकार विशुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी वह परिवार का भावी आधार था। दुर्भाग्यवश अगले 3 वर्षों में जैसे जैसे उनकी लड़ाकू भावना में गिरावट आती गई, इन तीनों लोगों के हाव भाव भी लगातार ठंडे होते गए। जियो यान ने उन्हें दोष नहीं दिया। वह बस इतना कह सका कि दुनिया में लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। लाभ की तलाश करना और नुकसान से बचना मानव स्वभाव है। हर कोई दूसरों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता जब वे निराश और निराश हों। खिड़की के बाहर की चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। जियाओ यान बड़ी मुश्किल से उठ बैठा। उसके सुंदर चेहरे पर अब पिछली जिंदगी की घबराहट नहीं बल्कि अंतहीन शांति दिखाई दे रही थी। ये शांति की भावना थी जो समग्र स्थिति को नियंत्रण में रखने से आई थी। अपने पिछले जीवन में उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह सभी बाधाओं के खिलाफ उठने और डॉकी महाद्वीप और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के शिखर तक पहुँचने में सक्षम था। अब जबकि उसका पुनर्जन्म हो चुका है, यद्यपि उसकी साधना पुनः नीचे गिर गई है, तथापि हजारों वर्षों से संचित बहुमूल्य अनुभव और अनगिनत कठिनाइयों से पीड़ित एक मजबूत व्यक्ति का हृदय वर्तमान में लौट आया है। खिड़की के बाहर हरा भरा जंगल धीरे धीरे चिलचिलाती धूप को रोक लेता है और गर्मियों में उच्च तापमान के कारण खिड़की के बाहर सिकाडा की चहचहाहट की आवाज आती है। बिखरी हुई धूप खिड़की से होकर लड़के के चेहरे पर बिखर रही थी। इस पल उजाला और अंधेरा साफ और धुंधला सा लग रहा था। उस खूबसूरत नन्हे से चेहरे पर बचपना और उतार चढ़ाव एक दूसरे से गुथे हुए थे। जियो यान ने अपनी उंगली पर प्राचीन अंगूठी को धीरे से सहलाया, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। बस थोड़ी सी हवा और बर्फ है। नई किताब अभी भी हरम शैली पर केंद्रित है। बेशक इस बार नायिकाओं को ज्यादा त्रिआयामी बनाने के लिए नायिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। ये किताब हरम के भावनात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देगी, जो मेरे चरित्र निर्माण की भी एक परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि सभी पाठक इसका समर्थन करेंगे। वैसे मैं 22 लाख शब्दों वाली पुरानी किताब सम्राट का बेटा जियाओ यान की सिफारिश करना चाहूंगा। जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे देख सकते हैं। मैं सभी के लिए अधिक से अधिक धन और बड़ी से बड़ी गायों की कामना करता हूँ।
अध्याय 2 गुरुजी, मैं आपको इस जीवन में आसानी से जीतने दूंगा। अपने पिछले जन्म में जियाओयान अपनी सारी डूक्यूई खो देने के बाद सिर्फ चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। खासकर जब उसने कई बार डूक्यूई की साधना करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली तो उसके हाथ सिर्फ अंतहीन निराशा ही लगी। अगले 3 वर्षों में जब उसकी साधना डूक्यू के तीसरे चरण में रही तो उसके कुल के लोगों की नजरें धीरे धीरे उत्साह और विस्मय से उदासीनता और तिरस्कार में बदल गईं। उस समय जियोयान को लगा कि जीवन मृत्यु से भी बदतर है और अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इन 3 सालों में ही उसने जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और अपनी युवावस्था के अहंकार को शांत किया। तब से वह काम करने में ज्यादा शांत रहने लगा और उसने हर मौके और हर मानवीय गर्मजोशी को बहुत महत्व दिया। जब आप कुछ खो देते हैं तभी आप उसे संजोना सीखते हैं। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि इन 3 वर्षों में उनकी साधना में कोई सुधार नहीं आया, फिर भी इनसे उनकी मनस्थिति में काफी सुधार आया तथा उनके हृदय में एक मजबूत व्यक्ति की ठोस चट्टान स्थापित हो गई। बेशक हर चीज की शुरुआत वास्तव में उसकी उंगली पर मौजूद काली अंगूठी से हुई थी। यदि याओ लाओ द्वारा लाए गए 3 साल के कष्ट न होते तो जियोयान का चरित्र कुछ हद तक अभिमानी हो गया होता, और शायद एक दिन जब वह एक मजबूत आदमी बन जाता तो वह उसकी मृत्यु का दिन होता। और यदि जागने के बाद याओ लाओ का मार्गदर्शन और उसे बनिंग आर्ट देने का अवसर न मिलता तो जियोयान की अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद डू हुआंग स्तर पर ही रुक जाना होती। यदि वह भाग्यशाली होता तो उसके लिए डू जोंग बनना असंभव नहीं होता, लेकिन डू जुन बनने की संभावना शायद बहुत कम थी, तो वह बाद में यान सम्राट कैसे बन सकता था। पीछे मुड़कर देखें तो याओ लाओ ने जियोयान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जन्म के बाद जियोयान का ज्ञान याओ लाओ की तुलना में कई स्तर अधिक है, लेकिन वह निश्चित रूप से इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जो उसके प्रति इतना दयालु रहा है। इसके अलावा जियोयान, जो वर्तमान में केवल डूक्यूई के तीसरे स्तर पर है, अंतहीन स्मृति खजाने के बावजूद सबसे बुनियादी प्रथम श्रेणी के अमृत को भी परिष्कृत नहीं कर सकता है। इसलिए जियोयान ने अपने हाथ में काली अंगूठी को धीरे से सहलाया। उसकी आंखों में यादों का एक संकेत था। गुरुजी, चाहे यह एक नया जीवन हो या सिर्फ एक सपना, आइए हम गुरु और शिष्य फिर से हाथ मिलाएं और एक नई दुनिया बनाएं। जैसे जैसे भावनाएं इस बिंदु तक पहुंची, यहाँ तक कि जियोयान का मूड भी थोड़ा अशांत हो गया और वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से रोने लगा। गुरुजी, उठिए। सम्राट की दहाड़ के बाद काली अंगूठी स्थिर रही, मानो वह कोई अप्रकट और प्राचीन आभूषण हो। गतिहीन काली अंगूठी को देखते हुए जियोयान का चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर उसने एक आह भरी। तुमने मेरी डूक्यूई का बहुत ज्यादा हिस्सा सोख लिया है। भले ही तुम अपनी ज्यादा ताकत वापस न पा सको, पर तुम्हें कुछ हद तक होश आ जाना चाहिए था। और अगर तुम अभी तक होश में नहीं आए हो तो तुम मेरी डूक्यूई को सक्रिय रूप से कैसे सोख सकते हो। जियोयान ने प्राचीन काली अंगूठी को देखा और उसे फिर से हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। शिक्षक याओ लाओ, याओ चेन, लाओ देंग। यद्यपि उसकी शक्ति केवल लड़ाकू भावना के तीसरे स्तर तक ही गिर गई है, फिर भी उसके पिछले जीवन में हजारों वर्षों में विकसित की गई शक्तिशाली चेतना अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। भले ही उसकी वर्तमान आत्मा शक्ति केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर के बराबर थी, फिर भी जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अंगूठी में प्राचीन आत्मा उसे देख रही है। कई बार व्यर्थ में पुकारने के बाद जियोयान अचानक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। चूंकि आप बुरे आदमी मुझे सम्मान नहीं देते तो मुझे पुत्र विहीन होने का दोष मत दीजिए। ये बात ध्यान में रखते हुए जियोयान ने अपने कमजोर शरीर को धीरे धीरे बिस्तर से बाहर खींचा, फिर बड़ी मुश्किल से अपने बगल वाले कमरे में शौचालय की ओर चला। गुरुजी, यदि आप नहीं आए तो मैं आपको अपने मूत्र से जगा दूंगी। इतना कहते ही जियाओयान के होठों पर मुस्कान और भी ज्यादा खिलखिलाने लगी। वह अपनी उंगली में काली अंगूठी पकड़े हुए अजीब सी हंसी हंसता हुआ दिखाई दिया। मास्टर याओ, आप हमेशा के लिए इस गंदगी में नहीं रहना चाहते हैं ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोयान पहले से ही काली अंगूठी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस समय काली अंगूठी पर अचानक एक सफेद रोशनी चमक उठी। जियोयान को बस इतना ही महसूस हुआ कि अंगूठी उसकी उंगली से मजबूती से चिपकी हुई है। अगर उसने उंगली नहीं काटी तो जियोजान के कुछ करने पर भी उसे उतारना मुश्किल होगा। उसके ऊपर एक गहरा आत्मिक दबाव छा गया और जियाओयान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आत्मा कांप रही थी, मानो वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगा। सौभाग्य से उसकी इच्छाशक्ति पहले से अनगिनत गुना प्रबल थी। इसी इच्छाशक्ति के आशीर्वाद से वह भयंकर आत्मिक आघात से बेहोश नहीं हुआ।
अगले ही पल कमरे में हवा नहीं थी और एक बूढ़ी भ्रामक आकृति धीरे धीरे काले घेरे से बाहर तैरती हुई आई। आम लोग उसे देखकर चौंक जाते और सोचते कि यह कोई अजीब सा भूत है। केवल जियो यान ने ही इस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही अपने चेहरे पर एक स्मृति सा भाव दिखाया। तुम बहुत ही शरारती बच्चे हो। इतनी छोटी सी उम्र में ही तुम्हारे दिमाग में इतना बुरा आइडिया आ गया। और तुम्हें मेरे बारे में ये जानकारी कैसे पता चली? एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी और सफेद लपटों से जलती हुई दो पुतलियां जियाओ यान को गौर से घूर रही थीं। भयानक जानलेवा इरादा मानो मूर्त रूप ले रहा था, जिससे कमरे में हल्की सी बर्फ की परत जम गई। अच्छू, इस भयानक ठंड के कारण जियो यान का शरीर बेहद कमजोर हो गया और वह छींकने से खुद को रोक नहीं सका। गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ। जियाओ यान खुद को समझाए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि याओ लाओ अब बेहद सतर्क था और उसकी हत्या की मंशा बेहद गंभीर थी। जियो यान को डर था कि बूढ़ा आदमी इतना उत्तेजित हो जाएगा कि उसे वहीं मार डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। शिष्य, मुझे याद नहीं कि तुम्हारे जैसा कोई शिष्य था। याओ लाओ की आंखें अभी भी सतर्क थीं। उनके सामने खड़ा छोटा बच्चा लगभग 10 साल का था। उसका भौतिक शरीर सैकड़ों वर्षों से मृत था। एक शिष्य अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? ये देखकर कि याओ लाओ अभी भी सतर्क था, जियो यान सामान्य हो गया। उसकी गहरी आंखों में अचानक एक शांति छा गई जिसने याओ लाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। गुरुजी, इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी पूरी बात नहीं समझा सकता। आपको बस इतना जानना है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बजाय मैं आपके शरीर को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा और आपकी शिकायतों का बदला लूंगा। ये देखकर कि याओ लाओ अभी भी सतर्क था, जियो यान कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहने से खुद को रोक नहीं सका। जिंगयुन मंडप, सोल पैलेस, हान फैंग, फैंग जुनजुन, हुआनयी। जिस क्षण ये शब्द निकले, कमरे में आत्मा का उतार चढ़ाव अचानक समुद्र पर आए तूफान की तरह हो गया, जिससे जियो यान की आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक छोटी नाव में है, अस्थिर है और किसी भी समय नष्ट होने का खतरा है। आप कौन हैं? आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? याओ लाओ की आंखों की पीली लपटें गायब हो गई थीं और सदमे से भरी दो पुतलियां दिखाई देने लगी थीं। मैं कौन हूँ? मैं आपका शिष्य हूँ। जियो यान कड़वाहट से मुस्कुराया और एक पल सोचने के बाद उसने धीरे धीरे याओ लाओ को कई कारण समझाए। थोड़ी देर बाद याओ लाओ की अभिव्यक्ति बेहद अजीब और जटिल हो गई, लेकिन उसने जियो यान को जो नजर दी वह अब जानलेवा नहीं थी, बल्कि बहुत कोमल थी। आपने जो कहा वह सच है या नहीं? मुझ बूढ़े व्यक्ति के पास अब कोई और विकल्प नहीं है। छोटे दोस्त, अगर आप मुझे मेरा शरीर वापस पाने में मदद कर सकते हैं तो याओ चेन आपको अपना जीवन देकर इसका बदला चुकाएगा। याओ लाओ ने जियो यान पर एक आखिरी नजर डाली, फिर सफेद रोशनी की किरण में बदल गया और काले घेरे में वापस आ गया। यदि उस बच्चे ने जो कहा वह सच है तो ये सचमुच नरक होगा और यह भूतिया बूढ़ा आदमी सचमुच नरक होगा। एक छोटा सा किशोर मास्टर याओ के अतीत के बारे में इतना कुछ जान सकता है और भविष्य की कुछ बेबुनियाद कहानियां भी बता सकता है। इससे मास्टर याओ उलझन में पड़ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने जियाओ यान की बात पर यकीन कर लिया। काली अंगूठी को देखते हुए जो फिर से शांत हो गई थी, जियो यान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन खुद को रोक नहीं सका और धीरे से बुदबुदाया। गुरुजी, इस बार मैं आपको आत्मा महल का कष्ट कतई नहीं सहने दूंगा। इस जीवन में मैं आपको आराम से जीतने दूंगा। अध्याय 3 कहानी में कई मोड़ और मोड़ हैं, लेकिन सौभाग्य से आप मेरे साथ हैं। शून्य, बहुत शून्य। याओ लाओ के मामलों से निपटने के बाद जियाओ यान चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसने हजारों सालों में ऐसी कमजोरी का अनुभव नहीं किया था। उसकी वर्तमान स्थिति में उसके लिए कुछ भी करना असुविधाजनक है। बेहतर होगा कि वह अच्छी तरह आराम करे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त होने के बाद अन्य बातों पर विचार करे। हालांकि अब मेरे पास केवल रुक्यूई के तीसरे चरण की ताकत है, फिर भी मेरे पिछले जीवन की यादें अभी भी मौजूद हैं। मेरे पिछले जीवन के संचय के साथ कुछ स्वर्गीय स्तर के कौशल, 9वीं कक्षा के अमृत व्यंजनों, यहाँ तक कि स्वर्गीय सर्वोच्च या ईश्वरीय क्षेत्र की विधियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरी याददाश्त। जियो यान, जिसने आराम करने के लिए अभी अभी अपनी आंखें बंद की थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। अपने पिछले जीवन की स्मृतियां उसे शुरुआती कुछ दशकों तक ही अपेक्षाकृत स्पष्ट थीं। बाद की यादों में उसे केवल कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समय अवधियों पर घटित घटनाओं का ही धुंधला धुंधला स्मरण था। धिक्कार है, मेरा वर्तमान शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए ये जो आत्मिक शक्ति सहन कर सकता है वह अधिकतम प्रथम श्रेणी के कीमियागर के स्तर की है। जियो यान ने दांत पीस लिए। एक महाशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी हजारों सालों की याददाश्त के साथ एक दूधी बलवान को भी उसे एक बार में आत्मसात करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। एक कमजोर शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो डू सम्राट के स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। यदि जियो यान की प्रभुत्व क्षेत्र में पहुंचने से पहले के सैकड़ों वर्षों की सभी यादें उसमें डाल दी जाएं, तो उसकी वर्तमान आत्मा संभवतः तुरंत ही फट जाएगी। ये वास्तव में ऐसा है जैसे सारी रात बारिश होने पर घर से पानी टपकता रहता है। जियो यान ने आह भरी, अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सोचा, और फिर एक पल बाद धीरे से अपनी आंखें खोली।
सौभाग्य से हालांकि मेरी अधिकांश यादें अत्यंत धुंधली हो गई हैं, कम से कम उनमें अभी भी कुछ उपयोगी चीजें बची हुई हैं। जियोयान अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके पुनर्जन्म ने न केवल उसके साथ एक मजबूत आदमी का दिल लाया है जिसे हजारों वर्षों से निखारा गया था, बल्कि संभवतः वह अनगिनत अंतर्दृष्टि भी लाया है जो उसने अपनी यादों से प्राप्त की थी। उसकी स्मृति में कई गुप्त विधियां हैं जिन पर देवता भी ध्यान देते हैं। जहां तक स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल और अद्वितीय जादुई शक्तियों की बात है तो वे अनगिनत हैं। उनमें से किसी एक को भी बाहर निकालने से डोकी महाद्वीप और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पागल हो सकती है। हालांकि अपनी आत्मा की सीमित शक्ति के कारण वह केवल अपने द्वारा बनाई गई कुछ गुप्त तकनीकों को ही याद रख सका। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक बार जब मेरी साधना महान दोषी 2 लिंग के स्तर तक पहुंच जाएगी तो मैं शायद प्रभुत्व क्षेत्र से पहले की कई यादें याद कर पाऊंगा। मुझे डर है कि याओ लाओ की मदद से मुझे उस दिन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सौभाग्य से उसके द्वारा बनाए गए कुछ कौशल और जादुई शक्तियां अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन बदकिस्मती से लड़ाकू बनने से पहले ये चीजें उसके लिए ज्यादा काम की नहीं लगती। इसके बजाय कुछ बचे हुए अमृत और नुस्खे उसकी मौजूदा हालत में ज्यादा काम आ सकते हैं। अपने मन में सब कुछ का जायजा लेने के बाद जियोयान शारीरिक कमजोरी के कारण जल्दी ही थक गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता वह गहरी नींद में सो गया। जब जियोयान फिर से उठा तो उसने महसूस किया कि एक पतला हाथ उसके माथे को गीले कपड़े से धीरे से पोंछ रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोली और पाया कि बाहर आसमान पहले ही काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी देर से सो रहा हूँ। जब वह पलटा तो उसने एक सुंदर सा चेहरा देखा जो उसे घूर रहा था, लेकिन वह जुनन नहीं बल्कि जियाओ मेई थी। चचेरे भाई, तुम जाग रहे हो। जिस क्षण जियो मेई ने जियोयान को जागते देखा उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन इस समय जियोयान की आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा। पिछले और वर्तमान जन्मों की यादें उसके मन में गूंज रही थीं। अपने पिछले जन्म में अपनी लड़ाकू भावना खोने से पहले वह बहुत जिंदा दिल था और जियाओ परिवार का युवा मुखिया नियुक्त किया गया था। पूरे परिवार की युवा पीढ़ियां उसकी अनुयायी थीं, जिनमें उसके आगे जियाओ मेई भी शामिल थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी लड़ने की भावना खो दी और एक विकलांग व्यक्ति बन गए तो ये लोग धीरे धीरे दूसरे चेहरे में बदल गए। चचेरे भाई, ये वही हुईयुआन गोली है जिसे कबीले के नेता ने मुझे लाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इसे लेने के बाद तुम्हारा शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। जियो मेई ने बिस्तर के किनारे रखी एक छोटी जेब की बोतल उठाई, उसमें से एक लोंडन के आकार की गोली निकाली और फिर उसे जियोयान के मुंह से लगा दिया। जियोयान ने एक नजर डाली और मना नहीं किया। उसने हुईयुआन गोली को मुंह भर पानी के साथ निगल लिया। हुईयुआन गोली सबसे आम प्रथम श्रेणी की गोलियों में से एक है। इसका उपयोग केवल शरीर को शक्ति प्रदान करने और पोषण देने के लिए किया जाता है। फिर भी इस गोली की कीमत सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर है। सौभाग्य से जियाओ यान अभी भी परिवार की आंखों का तारा है। जियाओ जान की तो बात ही छोड़िए, बाकी बड़े बुजुर्ग भी उसे बहुत महत्व देते हैं। माए, जियोयान ने छत की ओर देखा, फिर लड़की के आकर्षक चेहरे को देखने के लिए मुड़ा। यदि मेरी सारी लड़ने की भावना व्यर्थ हो जाए और मेरी साधना का स्तर कभी भी पहले जैसा न हो सके तो क्या आप तब भी मुझ पर उतने ही दयालु रहेंगे जितने की अभी हैं? चचेरे भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियाओ मेई पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों के कोनों में आंसू के निशान भी दिखाई देने लगे। आप परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और हमारे जियाओ परिवार का भविष्य है। परिवार के मुखिया और बुजुर्ग निश्चित रूप से आपको ठीक करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। जियो मेई की अभिव्यक्ति को देखते हुए जियोयान अचानक हंसा। चचेरे भाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जियाओ मेई ने भावशून्य स्वर में पूछा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जियाओयान उसकी समझ से बाहर था। यद्यपि वह अभी भी उस युवा लड़के की तरह दिखता है और उसी शैली में व्यवहार भी करता है, फिर भी उसकी गहरी आंखों के नीचे हमेशा दिल को धड़का देने वाली शांति रहती है। कोई बात नहीं, मैंने बस बहुत ज्यादा सोच लिया। जियाओयान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पिछले जन्म में तो वह उन्हें माफ कर पाया था, लेकिन इस जन्म में वह इन चीजों में इतना उलझा क्यों हुआ था? महान सम्राट यान वास्तव में ऐसी ही छोटी छोटी बातों में उलझे हुए थे। अगर आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो शायद लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। मैं युआन डैन लेने के बाद मुझे फिर से थोड़ी नींद आ रही है। मैं आज तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तुम्हें जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहिए। जियोयान की बात खत्म होते ही उसने फिर से आंखें बंद कर ली। हुईयुआन गोली का असर पहले ही दिखाई दे चुका था। उसके शरीर से एक गर्म धारा उठ रही थी जिससे उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। एक और बात यह है कि अब वह 12 साल का लड़का नहीं रहा। वह एक 10 साल की लड़की के साथ उन विषयों पर चर्चा करने की इच्छा कैसे कर सकता है जिनमें केवल बच्चों और किशोरों की रुचि होती है? ओह, तो आपको अच्छे से आराम करना चाहिए चचेरे भाई। जियाओ मेई ने कुछ निराशा से सिर हिलाया। उसने अपनी चचेरी बहन की देखभाल करने का मौका पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। दुर्भाग्य से जियाओयान का अब उसके साथ घर खेलने का दिल नहीं कर रहा था। जियो मेई के जाने के बाद जियोयान ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। लोगों के दिल चंचल होते हैं और बहुत कम लोग ही अपरिवर्तित रहते हैं। जब तक मेरी शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल रहेगी, मेरे आसपास के लोगों के दिल भी अपरिवर्तित रहेंगे। इन बातों पर विचार करने के लिए मैं जियाओयान बहुत संकीर्ण सोच वाला हूँ। अगली सुबह जियाओयान की नींद उसके चेहरे पर खुजली से धीरे धीरे खुली। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक प्यारा सा चेहरा नजर आया। सुबह का सूरज खिड़की से चमक रहा है, जो लड़की के गोरे चेहरे पर प्रकाश की सुनहरी किरणें डाल रहा है, और उसकी जेब जैसी त्वचा एक मादक आभा से चमक रही है। भाई जियाओयान, तुम अंततः जाग गए। प्यारे और मासूम छोटे चेहरे को देखते हुए, जो अभी भी बचकाना था लेकिन पहले से ही एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी, जियोयान ने अचानक अपने मुंह के कोने पर एक कोमल मुस्कान दिखाई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लड़की के बालों के एक स्ट्रैंड को पकड़ लिया और धीरे से उसके साथ खेला। लड़का अपने बांस के घोड़े पर सवार होकर आता है और बिस्तर के चारों ओर हरे बेरों से खेलता है। वुतान शहर में एक साथ रहने वाले दोनों बच्चों को एक दूसरे पर जरा भी शक नहीं होता। सुना, ये कहानी कई उतार चढ़ावों से गुजरी है, लेकिन सौभाग्य से तुम हमेशा मेरे साथ हो। अध्याय 4 या फी। भाई जियाओयान, आपकी रिकवरी कैसी चल रही है? लड़की ने युवक को अपने काले बालों के साथ खेलने दिया, अपने हाथों से अपने चेहरे को सहारा दिया और जियोयान के चेहरे को घूरती रही। एक रात के आराम के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जियाओयान ने जुन एर को देखा और उसे अपनी बाहों में लेने से खुद को रोक लिया। हजारों सालों से शादीशुदा रहे बुजुर्ग जोड़ों के लिए यह आम बात थी कि मिलते ही वे एक दूसरे को गले लगा लेते थे।
पर ये जिंदगी अलग है। सामने वाली लड़की को तो लड़की कहना भी मुश्किल है। मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो डर जाएगी। वो बस थोड़ा कमजोर था क्योंकि याओ लाओ ने उसकी सारी लड़ने की क्षमता सोख ली थी, लेकिन ये कोई गंभीर समस्या नहीं थी। हुए युआन दान लेने और एक दिन रात आराम करने के बाद वह लगभग 80% से 90% तक ठीक हो गया था। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अंकल जियाओ जान ने कहा है कि वो तुम्हें उठने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए कहेंगे। जुन एर ने अपनी सुंदर आंखें झपकाई। ठीक है, मैं भी अपने पिता को ढूंढने जाऊंगा। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया, धीरे से बिस्तर से उठा और जुन का हाथ पकड़ने वाला था। घृणा है भाई जियाओ यान, क्या तुमने कल मेरा पर्याप्त फायदा नहीं उठाया? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा। जियो यान को इस तरह देखकर जुन ने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए और उसका छोटा सा चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया। माफ करना, मुझे इसकी आदत हो गई है। जियो यान हंसा और मन ही मन सोचा, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हें भविष्य में मेरे बच्चों को जन्म देना होगा। ऐसा कहने के बाद उसने अब इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि कमरे से बाहर चला गया और जियो परिवार के पेड़ों से घिरे रास्ते पर जियो जान के कमरे की ओर चल दिया। जुन एर जियाओयान के पीछे पीछे चल रही थी। उसके छोटे पैर पत्थर की ईंटों पर आराम से चल रहे थे। उसके सुंदर बाल उसकी पतली कमर के चारों ओर धीरे धीरे लहरा रहे थे, लेकिन उसकी जीवंत आंखों में चालाकी का एक संकेत छिपा था। जब से भाई जियाओयान अपने प्रशिक्षण में गलत हो गया, तब से वह थोड़ा बदल गया है। लेकिन इस तरह का भाई जियाओयान अधिक पसंद करने योग्य लगता है। पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? जियाओ जान उस समय कई बुजुर्गों के साथ चर्चा कर रहा था। जैसे ही उसने जियाओयान को देखा, उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आ गई। अन्य बुजुर्ग भी जियाओयान को देखकर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन जियाओयान एक नजर में बता सकता था कि मुस्कुराहट थोड़ी बनावटी थी। यान प्रक, तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है? जियो जान ने पहले चिंता से पूछा। मेरे पिता की हुई युवान बोली और एक दिन के आराम से मैं लगभग स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया हूँ। जियो यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके बगल में बैठा तीसरा बुजुर्ग मुखर था और उसकी नजर पहले से ही जियो यान पर टिकी हुई थी। जियो यान, क्या अब तुम्हारी लड़ने की भावना ठीक हो गई है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कई बुजुर्गों की निगाहें जियो यान पर केंद्रित हो गई। नहीं, मेरी लड़ाकू भावना के तीसरे स्तर तक गिर गई है। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी बात सुनकर बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा की लकीरें अब और नहीं छुपी थीं। जियाओ जान की आंखों में भी उदासी की झलक थी। जियो यान ने अपने पिछले जन्म में एक बार ऐसा ही दृश्य देखा था। उस समय वह घबरा गया था और भयभीत हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन अंधकार से घिरा हुआ है। लेकिन इस बार जियो यान शांत था और उसे भविष्य का कोई डर नहीं था। यह न केवल पिछले जीवन की यादों से लाया गया दृढ़ आत्मविश्वास है, बल्कि हजारों वर्षों से एक मजबूत आदमी के दिल से लाया गया निडरता भी है। जब से मेरे सामने से तेज हवा आई है, मैंने सभी दिशाओं से आने वाली हवा का सामना करना और स्थिर रहना सीख लिया है। हालांकि मैंने अपनी लड़ने की भावना काफी हद तक खो दी है, लेकिन साधना की मेरी प्रतिभा अभी भी नहीं खोई है। जब तक मेरे पास कुछ समय है, मैं इसे वापस विकसित कर लूंगा। जियो यान के शब्दों से जियो जान सहित कई बुजुर्गों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वे अपने चेहरे पर निराशा को छिपा नहीं सके। हालांकि जियो यान की योग्यता अद्भुत है। उसने 4 साल की उम्र से ही अभ्यास शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र तक 2 क्यूई के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। अब उसके पास केवल 2 क्यूई का तीसरा चरण ही बचा है। भले ही उसकी योग्यता अच्छी हो, फिर भी उसे वापस अभ्यास करने में कई साल लग सकते हैं। ये वो साल हैं जब जुझारूपन ने सबसे तेज प्रगति की है। इतनी बड़ी आपदा झेलने के बाद मैं सोचती हूँ कि एक मजबूत इंसान बनने की मेरी आगे की राह पर इसका क्या असर होगा। यान प्रक, पहले वापस जाओ और आराम करो। पहले ठीक हो जाओ। जियो जान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और जियो यान भी अलविदा कहने के लिए तैयार था। हजारों सालों के अनुभव के बावजूद वह कैसे अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसके पिता और कई बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि इस पुराने खजाने याओ लाओ की तुलना में कुछ सालों की साधना कुछ भी नहीं थी। यद्यपि याओ लाओ ने केवल एक बार डू क्यूई को अवशोषित किया है, लेकिन अस्थि आत्मा शीत अग्नि के साथ संयुक्त विशाल आत्मा शक्ति अभी भी आसानी से डू आत्मा को मार सकती है और डू राजा के अस्तित्व को दबा सकती है। इससे पहले कि जियो यान इस जीवन में डू वान स्तर तक पहुंचे, याओ लाओ शायद अभी भी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जियो यान, जिसके पास अपने पिछले जीवन की अनमोल यादें हैं, उसे पूरा विश्वास है कि वह याओ लाओ को उसके पिछले जीवन की तुलना में कई स्तर अधिक मजबूत बना सकता है। जैसे ही जियो यान जाने वाला था, एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। कुलपति, कई बुजुर्ग मिस याफे, जो मिटेल नीलामी घर में नहीं आई हैं, हमारे परिवार से मिलने आई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यंग मास्टर जियाओ यान की स्थिति के बारे में सुना है और अपने साथ एक छोटा सा उपहार लाए हैं। याफे, जियो जान और कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। मैंने सुना था कि कुछ समय पहले मिटर ऑक्शन हाउस में एक खूबसूरत नीलामीकर्ता और शाखा प्रबंधक आई थी। मुझे लगा था कि वह बस एक खूबसूरत चेहरा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी विचारशील होंगी। जाओ, चाय बनाओ, मैं खुद मिस याफे को पारिवारिक स्वागत कक्ष में ले जाऊंगा। जियाओ जान ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति काफी गंभीर थी। मिटर परिवार साम्राज्य में एक विशालकाय परिवार था। यहाँ तक कि वुतान शहर में एक शाखा भी एक व्यापारिक केंद्र थी जो लगभग 3 प्रमुख परिवारों के समान ही थी। यद्यपि याफी की स्थिति उच्च नहीं लगती, लेकिन ये जियो परिवार के मुखिया से बहुत कम नहीं है। पिताजी, मैं भी मिस याफे से मिलना चाहता हूँ। जब जियो जान बाहर जाने वाला था, जियो यान अचानक हंस पड़ा। तुम भी उसे देखना चाहते हो? जियो जान थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। खैर, आखिरकार वह आपसे मिलने आई थी और आपको उससे मिलना चाहिए था। उस लोमड़ी जैसी औरत के बारे में सोचकर जियो यान की मुस्कान और भी नर्म हो गई। पिछले जन्म में जब मैंने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी थी, तो मैं बेहद उदास हो गया था और लगभग किसी से मिलना भी नहीं चाहता था। हालांकि मैं भूल गया था कि याफी बहुत समय पहले एक बार मुझसे मिलने आई थी। चूंकि भगवान ने मुझे यह अवसर दिया है, इसलिए लगता है कि इस बार मैं सचमुच तुम्हें घर दूंगा। एक क्षण बाद जियो यान जियो जान के पीछे जियो परिवार के द्वार तक गया और उत्तम चेउनसम को देखा, जो आग की तरह दिख रहा था। इस समय याफी ने शायद कुछ प्रशिक्षण का अनुभव किया होगा और उसके आकर्षक और स्वाभाविक रूप से आकर्षक चेहरे पर अभी भी लड़कियों जैसी झलक है। तभी जियो यान को याद आया कि जब वह याफी से मिला था, तो वह वास्तव में 20 साल की एक युवा महिला थी। उसकी उम्र की गणना करने पर पता चलता है कि वह वास्तव में 20 वर्ष से कम उम्र की है। कबीले का नेता जियाओ जान। जिस क्षण उसने जियो जान को देखा, याफे के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक मुस्कान आ गई। हाँ, मिस याफे का हमारे यहाँ आना हमारे जियाओ परिवार के लिए सम्मान की बात है।
प्लीज प्लीज। जियोजान और उसके पीछे के सभी बुजुर्ग याफी की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। सौभाग्य से वे होशियार थे और उन्होंने कोई भद्दा व्यवहार नहीं दिखाया, जिससे याफी जियो परिवार के प्रबंधन की ओर आकर्षित हो गई। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसी नजर थी जिसे देखकर वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। ये बेचैनी अन्य पुरुषों की घृणित और लालची नजर नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की परिचित सौम्यता थी जिसने याफी को थोड़ा चकित महसूस कराया। लेकिन वह अपने सामने इस छोटे से बच्चे को कैसे देख सकता था जो कि एक आदमी भी नहीं था। ये सोचते हुए याफी ने भीड़ में उस युवक की ओर देखा, अपने लाल होठों को खोला और धीरे से मुस्कुराए। कबीले के नेता जियोजान, ये सुंदर लड़का युवा मास्टर जियोयान होना चाहिए। अध्याय 5। हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया मिस याफी। यह मेरा बेटा है, जियाओ जान ने हंसते हुए चलते हुए जवाब दिया। मैंने सुना है कि युवा मास्टर जियाओयान ने 4 साल की उम्र में क्यूई का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में डूजे बन गया था। इस तरह की प्रतिभा संभवतः पूरे जियामा साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे डर है कि वह भविष्य में डुहुआन बनने में सक्षम होगा। युवा मास्टर जियाओयान के यहाँ आने से जियाओ परिवार भविष्य में समृद्ध होगा। याफी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। वह जियाओ परिवार से मिलने आई थी, न सिर्फ जियाओ परिवार से दोस्ती करने, बल्कि उससे भी ज्यादा वह इस प्रतिभाशाली युवक को देखना चाहती थी। अगर ये शब्द सामान्य परिस्थितियों में कहे जाते तो जियाओ परिवार में सभी को जरूर बहुत खुशी होती। हालांकि इस समय उसने गौर से देखा कि जियाओ जान और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान स्वाभाविक नहीं थी। मिस याफे, आपको शायद पता न हो कि परसों मेरे बेटे के प्रशिक्षण में समस्या आ गई थी। रातों रात उसकी सारी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई और अब वह लड़ने की क्षमता की साधना के केवल तीसरे चरण में है। जियो जान ने आह भरी और अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। हालांकि जियो यान अभी भी अभ्यास कर सकता है, लेकिन अगर वह कुछ वर्षों तक देरी करता है तो यह उसके लिए एक बाधा बन जाएगा जो उसके डुहुआन बनने को प्रभावित करेगा। खेती की प्रक्रिया हमेशा धीमी चरणबद्ध रही है। क्या ऐसा है? हाँ, फी भी थोड़ा चौंकी और उसकी नजर लड़के के बचकाने चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसने देखा कि लड़के के चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि वह अभी भी उसे कोमल निगाहों से घूर रहा था। ये छोटा लड़का दूसरों से बिल्कुल अलग लगता है, याफे ने मन ही मन सोचा। एक युवक जो 12 वर्ष की आयु से पहले लड़ाकू बन गया हो, उसे जोश और गर्व से भरा होना चाहिए। अचानक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के बाद क्या उसे उदास नहीं होना चाहिए? अगर वह नाटक नहीं कर रहा है तो इस छोटे लड़के का चरित्र सचमुच भयानक है। ये जियोयान के बारे में याफी का पहला निर्णय था। बहन याफी, आप मुझे ऐसे ही देखती रहती हैं। क्या मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है? हाँ, फी को अपनी ओर घूरते देख जियोयान ने एक किशोर के रूप में कोई शर्म नहीं दिखाई, लेकिन उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, एक सुंदर लड़का देखना बहुत दुर्लभ है और मुझे उसे दूसरी बार देखने की अनुमति नहीं है। याफी का दिल द्रवित हो गया और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। वह देखना चाहती थी कि क्या जियाओ परिवार का ये प्रतिभाशाली युवक वैसा ही है जैसा वह सोचती थी। जियो परिवार में मेहमान के रूप में बिताए समय के दौरान उसका अधिकांश ध्यान जियोयान पर केंद्रित था। लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक याफी भयभीत हो गई, क्योंकि जियोयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जो भी शब्द कहे वह बिल्कुल सही थे और उसमें खामियां ढूंढना मुश्किल था। इससे याफी, जो लोगों के साथ व्यवहार करने में सबसे अच्छी थी, को पता चला कि संचार के दौरान वास्तव में उसे जियोयान द्वारा सूक्ष्म रूप से निर्देशित किया जा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुतान शहर पहुंचते ही मुझे ऐसा खजाना मिल जाएगा। यह जियाओयान वुतान शहर में मेरे प्रशिक्षण से मिली सबसे अनमोल उपलब्धि हो सकती है। याफी ने पहले ही तय कर लिया था कि जियोयान ही वो शख्स है जिससे वो भविष्य में दोस्ती करना चाहती है। जाने से पहले उसने यूं ही एक जेड बॉक्स निकाला और उसे अपने बगल वाली मेज पर रख दिया। कबीले के नेता जियाओ जान, यह 100 साल पुराना रक्त जिनसेंग है जिसे मैंने शाही राजधानी में रहते हुए इकट्ठा किया था। ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और कई दूसरे और तीसरे दर्जे के अमृतों का मुख्य घटक है। मुझे विश्वास है कि यह युवा गुरु जियाओयान के लिए बहुत उपयोगी होगा। हाँ, फी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज वह जो उपहार लाई थी वह मूल रूप से एक साधारण उपचार की गोली थी, लेकिन जियोयान को देखने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। सुशी याफे, यह उपहार थोड़ा महंगा है। जियो जान और कई बुजुर्गों ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर ली। सैकड़ों साल पुराना रक्त जिनसेंग वुतान शहर में एक बेहद कीमती औषधीय पदार्थ माना जाता है। इसकी कीमत शायद हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि याफी इतनी उदार होगी। हाँ, ये तो बस एक छोटा सा उपहार है। अगर मैं जियाओ परिवार जैसे किसी संभावित स्टॉक से दोस्ती कर लूं तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। हाँ, फे जियो परिवार की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसकी नजर जियोयान पर थी। कृपया इसे स्वीकार करें। हमारे जियाओ परिवार के लिए बहन याफे जैसी महान सुंदरी का आशीर्वाद पाना एक आशीर्वाद है। हॉल में उस युवक की बचकानी मगर परिपक्व आवाज सुनकर जियाओ जान और बाकी लोग थोड़ा स्तब्ध रह गए। एक पल सोचने के बाद उन्होंने मना करना बंद कर दिया। न केवल याफी बल्कि जियो जान और अन्य भी कबीले में इतने ऊंचे पद पा सकते हैं। पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होने के अलावा उनके पास बुद्धि भी होनी चाहिए। उन्हें यह भी साफ महसूस हुआ कि जियाओयान आज काफी परिपक्व हो गया है। इस परिपक्वता ने उन्हें एक अजीब सा दबाव महसूस कराया। हाँ, भाई जियाओयान अभी भी साहसी है। याफे ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, फिर अलविदा कहने और जाने के लिए तैयार हो गई। जियो जान और अन्य लोगों ने याफी को दूर भेज दिया तो उन्होंने पाया कि जियोयान गायब हो गया था। सिस्टर याफी, जियो परिवार की जागीर से बाहर निकलते हुए याफी अपने गोरे पैरों के साथ मिटेल नीलामी घर की ओर चल रही थी, लेकिन एक छोटी सी आकृति ने उसे रोक दिया। क्या यह आप है? अपने सामने खड़े उस छोटे लड़के को देखकर, जो खुद से कुछ इंच छोटा था, याफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर वह धीरे से हंस पड़ी। क्या हुआ? तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ही अपनी बहन का अनुसरण करना सीख लिया है। तुम अपने जैसे बड़ों से कहीं ज्यादा बहादुर हो। अगर मैं सिस्टर याफी जैसी सुंदरी का अपहरण कर सकूं तो मैं बहुत धन कमा लूंगा। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया, जिससे हाफी ने उसे धीरे से घूरा। तुम इतने बड़े नहीं हो, लेकिन तुम्हारे इरादे बहुत बुरे हैं। तुम एक छोटे बच्चे हो जिसके अभी पूरे बाल भी नहीं बड़े हैं, और तुम अभी भी अपनी बहन के साथ कुछ बुरा करना चाहते हो। मैं तुम्हें एक गंभीर बात बताना चाहता हूँ। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा चुपचाप गंभीर हो गया। मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है। मुझे आशा है कि आप उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। जड़ी बूटियां इकट्ठी करना? तुम क्या करने जा रहे हो? गोलियां परिष्कृत करना? हाफी ने कुछ उलझन के साथ जियोयान को देखा। जियोयान ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया, लेकिन इससे हाफी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वुतान जैसे दूर दराज के छोटे शहर में किमियागर दुर्लभ होते हैं।
जियाओ परिवार के पास असल में कोई कीमियागर कैसे हो सकता है? हाफी का दिल सबसे ज्यादा इस बात से कांप उठा कि जियोयान के स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ही अमृत को परिष्कृत करने जा रहा था। इस छोटे लड़के की उम्र क्या है? ये वो औषधीय जड़ी बूटी है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप 2 जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। जियोयान ने अपने हाथों से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जिस पर वह दवा लिखी थी जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास के 3 डंठल, 2 मज्जा सफाई करने वाले फूल, पृथ्वी आत्मा दूध की 1 बूंद, एक प्रथम स्तर की लकड़ी विशेषता जादू को और एक प्रथम स्तर की जल विशेषता जादू को। याफी ने अपने सामने रखे नुस्खे को देखा और एक क्षण बाद वह धीरे से बोली, हालांकि मुझे दवा को परिष्कृत करना नहीं आता, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह नुस्खा शायद कम से कम दूसरे दर्जे का अमृत है। केवल तीसरा रैंक। हाफी के सवालों का सामना करते हुए जियोयान ने कुछ भी नहीं छिपाया। तीसरा रैंक। याफी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। तीसरी श्रेणी की गोली उसके लिए बस कुछ ही काम की थी, लेकिन जियोयान के व्यवहार से साफ जाहिर हो गया कि जियो परिवार में कम से कम तीसरी श्रेणी का एक कीमियागर जरूर है। इस समय याफी स्वाभाविक रूप से जियाओयान को एक कीमियागर नहीं मानेगी, अन्यथा इतनी कम उम्र में तीसरी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत कर पाना उसके लिए एक कल्पना मात्र होगी। ये तीसरी श्रेणी के अमृत का नुस्खा है। तुमने इसे मुझे इतने खुलेआम दिखाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे किसी और को बेच दूंगी? नहीं, जियोयान ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक औषधीय घटक है। मेरे अग्नि नियंत्रण चरणों और अनुपात नियंत्रण के बिना छठी कक्षा का कीमियागर भी इसे परिष्कृत नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि छठी कक्षा का रसायन शास्त्री भी इसमें सफल नहीं हो सकता। याफी का दिल कांप उठा। छठी कक्षा का कीमियागर जियामा साम्राज्य में सर्वोच्च श्रेणी का होता है। क्या एक छोटा सा जियाओ परिवार इतने विशाल बुद्ध का भरण पोषण कर सकता है? लेकिन भले ही उसके दिल में कई संदेह थे, फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियोयान को देखा। आगे बढ़ो और शेखी बघारो। शेखी बघारते समय तुम्हें अपनी जीभ को चोट लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और मुझे उम्मीद है कि सिस्टर याफी मुझसे सब कुछ गुप्त रखेंगी। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। हाँ, फेई ने जियोयान को घूरा और उसे घूरा। ये तो तीसरी श्रेणी के अमृत का नुस्खा है और हो सकता है कि यह उससे भी बड़ा रहस्य हो। मेरे पीछे बैठा मिटर परिवार भी अगर इसके बारे में जान जाए तो ललचा जाएगा। अगर दूसरों को पता चल गया तो तुम्हारे जियाओ परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी बहन तुम्हें बेच देगी? तुम नहीं करोगे। जियोयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आंखों में एक बार फिर कोमलता दिखाई दी जो हाफी को अजीब लगी। तुम एक चतुर महिला हो, तुम ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करोगी। इसके अलावा हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है और सहयोग के लिए कई अवसर उपलब्ध होंगे। अध्याय 6। लाओदेन, उठो और काम करो। स्मार्ट महिला। हाफी थोड़ा स्तब्ध थी। उसकी नजर जियोयान के गंभीर छोटे चेहरे पर पड़ी और वह मदद नहीं कर सकी लेकिन हंस पड़ी। इस जगह का आकर्षण जियोयान की आंखों के लिए एक दावत था। हालांकि जब वह हंस रही थी तो उसने धीरे धीरे हंसना बंद कर दिया जब उसने जियोयान की गहरी और शांत आंखों में देखा। कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके नुस्खे में बताई गई अन्य जड़ी बूटियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन पृथ्वी आत्मा का दूध प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये कई उच्च स्तरीय अमृतों को परिष्कृत करने वाली सामग्री है और इसकी एक बूंद हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती है। यदि आप इसे शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो लागत और भी अधिक होगी। यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जड़ी बूटियों के इस सेट की कीमत केवल 3 से 5 हजार स्वर्ण मुद्राएं होगी, लेकिन यदि आप इसे जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो संभवतः इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राएं होगी। पैसा कोई समस्या नहीं है, आपको बस जितनी जल्दी हो सके सामग्री इकट्ठा करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि वे उच्च गुणवत्ता की हो। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मेरी बहन के लिए ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। क्या आप इसे खुद देना चाहते हैं या जियाओ परिवार को? याफी ने सिर हिलाया और अचानक शरारत भरी नजरों से जियाओयान की तरफ देखा। वह बहुत उत्सुक थी कि यह छोटा सा लड़का इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता है। एक 12 वर्षीय बालक के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं एक खगोलीय आंकड़ा है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जियोयान ने अचानक अपना हाथ धीरे से हिलाया और उसी चंचल आंखों से हाफी को देखा। पैसे नहीं है? याफी थोड़ा स्तब्ध रह गया। इतनी कम उम्र में ही तुमने मुझसे अपनी बहन से वादे करना सीख लिया है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई। छोटे दोस्त, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी क्षमता क्यों न हो, तुम मुझे अपना सब कुछ बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उस 100 साल पुराने खून के नशे में पहले ही मेरा बहुत खून बह चुका है। हाँ, क्या तुम हमेशा से मिटर परिवार के मुखिया नहीं बनना चाहते थे? अब जब आप मुझ जैसे होनहार व्यक्ति से मिल चुकी हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बहन याफी, क्या आप वाकई निवेश नहीं करना चाहती? जियोयान के शब्दों ने मूल रूप से आलसी और ध्यानहीन याफी को अचानक सीधा कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें सुंदर छोटे चेहरे पर टिक गईं। आप कौन हैं? मैं तो बस एक साधारण सा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। जियाओयान हंसा। पुनर्जन्म के बाद उसे सचमुच यह अकल्पनीय धुन पसंद आई। याद रखें कि ये चीजें मुझे जल्द से जल्द भेज दें और इसे गोपनीय रखें। जियाओयान अपने हाथ पीठ पीछे करके बहुत ही विनम्र भाव से उसके पास आया। अचानक जब याफी ध्यान नहीं दे रही थी, उसने धीरे से उसके नितंब थपथपाए। आप कुछ और दवाइयां भेज सकते हैं। मैं इनाम के तौर पर अतिरिक्त दवाइयों से गोलियां बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह याफी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जियो परिवार की ओर वापस भाग गया। आप उसके नितंब पर अचानक हमला हुआ। याफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जब तक वह कुछ प्रतिक्रिया देती, जियोयान कुछ दूर भाग चुका था। यह अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ है और इसका रंग पहले से ही ऐसा है। याफी ने अपनी खूबसूरत आंखों से उस दिशा में देखा जहां जियोयान गया था। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली के अलावा उसने ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। अजीब सा शैतान है, उसके पास जरूर कोई बड़ा राज होगा। एक पल सोचने के बाद याफी मिटर नीलामी घर में वापस आ गई। अपने हाथ में मौजूद दवा के नुस्खे को 2 भागों में विभाजित किया और उन्हें 2 विश्वसनीय अधीनस्थों को सौंप दिया। गोदाम में जाओ और 5 सबसे अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढो। ये रकम मेरे निजी खजाने से काट ली जाएगी। इस पृथ्वी आत्मा दूध को जितनी जल्दी हो सके प्राप्त किया जाना चाहिए, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। ये निर्देश देने के बाद याफी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि एक 12 साल के बच्चे ने उसे क्यों मना लिया। इन 5 औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में शायद 50,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च होती। यहाँ तक कि उनके निजी खजाने में भी तरल निधि के रूप में केवल 1 लाख से 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही थी।
क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने किमियागर की कहानी गढ़ी थी, या इसलिए कि उसने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट की थी, या फिर यह सब सोचते सोचते अचानक सो गई। धुंध में उसके सपने में एक जोड़ी साफ, गहरी और शांत काली आंखें दिखाई दी। हल्की नींद में सो रही याफे ने अचानक अपनी आंखें खोली। आंखें, मैंने वास्तव में एक बच्चे की आंखों के आधार पर यह निर्णय लिया था। कितना रहस्यमयी छोटा लड़का है। दा जियो यान अपने छोटे पैरों से जियो परिवार के पास वापस दौड़ा, और जब उसे बांस के जंगल की छाया मिली तभी वह धीरे धीरे रुका। कितना रोमांचक। जियो यान ने राहत की लंबी सांस ली। पिछले जन्म में उसने और याफी ने इससे भी ज्यादा घिनौने काम किए थे, लेकिन आज जितना उत्साह कभी नहीं था। हालांकि वे पुराने दोस्त थे, यह एक नई कहानी थी। पुरानी बोतलों में नई शराब के एहसास ने उसे, एक बूढ़े दूर सम्राट को जो हजारों सालों से जीवित था, आखिरकार जवानी का एहसास दिला दिया। युवा होना बहुत अच्छी बात है। जियो यान ने हंसते हुए बांस के जंगल की ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान अचानक जम गई। बांस के जंगल में कुछ ही दूरी पर मैंने एक सुंदर सा चेहरा देखा जो मेरी ओर नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। सुन ए, क्या तुम भी इस उपवन में ठंडक का आनंद ले रहे हो? जियाओ यान शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी का एहसास था। हजारों सालों के अनुभव ने उसे सामान्य तो बना दिया था, लेकिन दिल की गहराइयों में उसे लग रहा था कि वह धोखाधड़ी करते पकड़ा गया है। ये और भी रोमांचक है। क्या हो रहा है भाई जियो यान? क्या उस लोमड़ी ने तुम्हें भी मोहित कर लिया है? सुन एर ने चेहरे पर नाराजगी और थोड़ी सी निराशा के भाव के साथ कहा। नहीं, जियो यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं बस बहन याफी के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। इससे मुझे अपनी साधना पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हम अभी एक बार ही मिले हैं और आप मुझे पहले से ही सिस्टर याफी कह रही हैं। सुन एर, तुम बहुत संकीर्ण सोच वाली हो। सिस्टर याफी ने मेरी मदद के लिए कई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी हैं। जियो यान अचानक भौचक्का हो गया और गंभीर दिखने लगा। ये सुनकर जुने के चेहरे पर क्षति का भाव और भी गहरा हो गया, और उसकी आंखों में धुंध का आभास भी हो गया। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे लोमड़ी कहा, उसका भाई उस पर गुस्सा हो गया। इस समय उस गर्म हाथ ने चुपचाप लड़की का हाथ थाम लिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसका कठोर चेहरा नरम पड़ गया। बहन याफी वाकई बहुत आकर्षक है, लेकिन जुन एर बड़ी होने पर निश्चित रूप से और भी आकर्षक होगी। मेरे दिल में जुन एर हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जियाओ यान ने जुन एर को कोमल निगाहों से देखा। वह जवान लड़की जो अभी अभी प्यार में पड़ने लगी थी, ऐसे हमले को कैसे झेल सकती थी? उसके गोरे चेहरे पर जल्द ही शर्मिंदगी छा गई। घृणास्पद। भाई जियाओ यान ने अभ्यास करते हुए अपने मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर लिया होगा। जागने के बाद वह हमेशा कुछ न कुछ शरारती हरकतें करता है। भाई जियाओ यान सचमुच एक बड़ा सुअर है। जुन एर ने घबराकर अपना हाथ खींच लिया और शर्म से लाल चेहरा लेकर भाग गई। ओह, ये तो बहुत करीबी मुकाबला था। जुन एर को घबराहट में भागते देख जियो यान ने अचानक राहत की सांस ली। सौभाग्य से जुन एर अभी एक छोटी बच्ची है। अगर हजारों साल बाद जुन एर होती तो उसकी छोटी सी चाल बहुत पहले ही उजागर हो जाती। हालांकि यह एहसास उन दानव सम्राटों के साथ उस समय की लड़ाइयों से भी अधिक रोमांचक है। जियो यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आंखें बांस के जंगल में कहीं गहरे में एक छाया की ओर देख रही थी। एक पल तक घूरने के बाद जब उसका शरीर ठंडा हो गया तो जियो यान सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। जियो यान के जाने के बाद ही छाया ने चिंतित स्वर में फुसफुसाहट की। अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि उस युवती को इस छोटे लड़के के प्रति भावनाएं विकसित हो गई हो? अगले 2 दिनों में जियो यान ने कभी कभार व्यायाम को छोड़कर अपना अधिकांश समय आराम करने में बिताया। पहली बात तो ये कि उनके लिए बचपन की इस तरह की मस्ती का आनंद लेने का यह एक दुर्लभ अवसर था, और दूसरी बात ये कि वे लगातार अपनी शारीरिक स्थिति को समायोजित कर रहे थे। आखिरकार ये शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। तीसरे दिन तक याफी ने किसी को औषधीय जड़ी बूटियों के 5 सेट लाने के लिए भेजा। क्या आपने सचमुच सभी 5 औषधीय सामग्रियां एकत्र कर ली? जिस क्षण उसने इन 5 औषधीय जड़ी बूटियों को देखा, जियो यान की आंखें जो अब तक शांत थीं अंततः चमक उठी। उसने अपनी उंगली पर काली अंगूठी को हल्के से थपथपाया और एक भ्रमात्मक बूढ़ी आकृति धीरे धीरे उभरी। इस आकृति को देखते हुए जियो यान ने एक उत्तेजक मुस्कान दिखाई। गुरुजी, उठिए और काम कीजिए। अध्याय 7 नींव निर्माण दिव्य द्रव। मुझे बताइए कि आप मुझसे किस तरह का काम करवाना चाहते हैं। मुझे आपको पहले ही बता देना है कि मेरी वर्तमान स्थिति में 6ठी कक्षा के अमृत को परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल है। याओ लाओ ने जम्हाई ली, मानो वह अभी तक जागा ही नहीं था। चूंकि उसने जियाओ यान की डुक्यूई को केवल एक बार ही अवशोषित किया था, उसकी आत्मिक शक्ति केवल डुवान के स्तर तक ही पहुंच पाई थी। जब तक वह अस्थि आत्मा की शीत अग्नि का उपयोग नहीं करता, उसके लिए डुहुआन की शक्ति का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। हाँ, मैं शिक्षक की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरी यह गोली शिक्षक के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जियाओ यान ने हंसते हुए बगल में रखे बक्सों के ढेर की ओर इशारा किया जो एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। फिर उसने उस ढेर में से खास निशानों वाले 5 बक्से निकाले। बक्सों के इस पहाड़ जैसे ढेर में कुछ तथाकथित फल, संरक्षित खाद्य पदार्थ और अन्य स्नैक्स थे, जिन्हें याफी के विश्वास पत्रों को पहुंचाने का आदेश दिया गया था। नाम के लिए यह जियाओ परिवार के युवा स्वामी को उसकी लालसाओं की पूर्ति के लिए एक उपहार था, और इसका कुल मूल्य केवल कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। इसलिए जियाओ परिवार के लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सिवाय इसके कि याफी जियाओ यान को ज्यादा महत्व देती थी। लेकिन वास्तव में बक्सों के इस ढेर में 50,000 सोने के सिक्कों की कीमत की बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां हैं। जियो यान नहीं चाहता था कि उसके परिवार को उसके मामलों के बारे में अभी बहुत कुछ पता चले। जैसा कि कहा जाता है, रहस्य ही सफलता की कुंजी है। पिछले जन्म में वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, अब वह डुक्यूई के तीसरे स्तर पर एक युवा मात्र है। इसलिए जियो यान को अभी कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सहजता से एक बक्सा खोला और पाया कि उसके अंदर बैंगनी पत्ती वाली ऑर्किड घास के 3 डंठल, 2 मज्जा शोधन फूल, एक छोटी जेड बोतल, लकड़ी की विशेषता का एक प्रथम स्तरीय जादुई कोर तथा जल की विशेषता का एक प्रथम स्तरीय जादुई कोर चुपचाप पड़ा हुआ था। आपका नुस्खा। याओ लाओ ने बॉक्स में रखी सामग्रियों पर एक नजर डाली, एक पल के लिए दंग रह गए और फिर मौन में बोले, यह एक नींव बनाने वाले आध्यात्मिक तरल पदार्थ जैसा क्यों दिखता है जिसे मैंने कभी बनाया था। यह एक नया अमृत है जो मेरे गुरु के आधार निर्माण आध्यात्मिक द्रव्य में सुधार करके बनाया गया है। मैंने इसका नाम आधार निर्माण दिव्य द्रव्य रखा है। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन इसने याओ लाओ की अभिव्यक्ति को और भी जटिल बना दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगता है कि जेड की बोतल में पृथ्वी आत्मा का दूध है। हालांकि लकड़ी और पानी के गुणों का जादुई कोर हल्का है, लेकिन वे तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए बहुत हिंसक हैं, जो लड़ाकू भी नहीं है।
लेकिन इस पृथ्वी आत्मा दूध के संयोजन से वास्तव में एक ऐसी गोली को परिष्कृत करना संभव है जिसे रुकी हुई चरण के लोगों द्वारा सहन किया जा सकता है। बस मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्या यह हो सकता है कि आपने जो कुछ कहा वह सब सच हो? याओ लाओ के मन में वह एक पतित आत्मा वुतान शहर के उन लोगों के लिए एक भूत की तरह है जिनकी उच्चतम साधना का स्तर केवल एक महान योद्धा का है। लेकिन जब से उसे जियोयान ने जगाया है वह हमेशा थोड़ा उलझन में रहता है। एक 12 साल का बच्चा आपको सैकड़ों साल बाद जगाता है और बताता है कि वह आपका भावी शिष्य है जो हजारों साल बाद वापस आया है। वह आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपके पिछले नुस्खे को और भी बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार भी करता है। भूत कौन है? ये सचमुच एक भूत है। ये सच है या नहीं गुरुजी, आपको बस रास्ते में देखते रहना है। आपका वर्तमान कार्य पहले मेरे लिए अमृत को परिष्कृत करना है। जियोयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग गुप्त विधि सिखाने के लिए भी नहीं कर सकता था। अन्यथा अगर वह याओ लाओ को उच्च स्तरीय आत्मा साधना की गुप्त विधि सिखा पाता तो याओ लाओ की शक्ति बहुत बढ़ जाती। खैर, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बुद्धि खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है छोटे दोस्त। याओ लाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी, अपना बूढ़ा हाथ आगे बढ़ाया और एक गहरी सफेद लौ उठी जिससे कमरे का तापमान तुरंत काफी कम हो गया। यह हस्ती आत्मा की ठंडी आग थी। पहले 3/10वां हिस्सा आग, फिर 4/10वां हिस्सा आग और फिर कम तापमान से जियाओयान का कमजोर शरीर कांप उठा। उसने बगल से एक पतला कंबल निकाला और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने अस्थि आत्मा की ठंडी आग को घूरा और धीरे धीरे आग पर काबू पाने का एक सूत्र दोहराया। अग्नि नियंत्रण मंत्र सुनने के बाद याओ लाओ की आंखों में एक तेज चमक आ गई। क्या तुमने यह अग्नि नियंत्रण सूत्र स्वयं ही खोज निकाला? तुम्हारा अग्नि नियंत्रण कौशल वास्तव में इतना उच्च है। अग्नि नियंत्रण की यह प्रक्रिया सरल लग सकती है, लेकिन वास्तव में अकेले इसी प्रक्रिया ने 7वें रैंक से नीचे के अधिकांश किमियागरों को फंसा रखा है, क्योंकि केवल वे ही गुरु जो अग्नि नियंत्रण की कला से अत्यंत परिचित है इसे कर सकते हैं। किमियागरों के लिए अग्नि नियंत्रण तकनीक उनका मूल कौशल है। जैसा कि कहावत है, एक विशेषज्ञ किसी भी चीज की बारीकियों को जानता है। याओ लाओ को इस अग्नि नियंत्रण सूत्र को सुनकर ही पता चल गया था कि जियाओयान आग पर कितना नियंत्रण रखता है। हाँ, मेडिसिन मास्टर के शिष्य के रूप में ये बुनियादी कौशल कुछ भी नहीं है। जियाओयान हंसा। हजारों साल बाद वह इस ब्रह्मांड में आग से खेलने वाला पहला इंसान था। यह अग्नि नियंत्रण तकनीक उसने सम्राट बनने के बाद बोरियत से उबरने के लिए बनाई थी और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसे बच्चों की शिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। यदि उसे यह डरना होता कि याओ लाओ इसे कम समय में नहीं सीख पाएगा तो उसने याओ लाओ को स्वर्गीय सर्वोच्च की प्रथम स्तरीय अग्नि नियंत्रण तकनीक सिखा दी होती। ऐसा लगता है कि मैंने भविष्य में एक अच्छे शिष्य को स्वीकार कर लिया है। याओ लाओ एक अनोखे अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपनी हथेली से एक साथ कई औषधीय जड़ी बूटियां हवा में खींची और फिर एक एक करके उनका शोधन किया। जियोयान द्वारा दिए गए अग्नि नियंत्रण सूत्र का पालन करते हुए उसने एक एक करके विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के जादुई कोर का सार निकाला और अंत में जेल बोतल से पृथ्वी आत्मा दूध निकाला। तथाकथित पृथ्वी आत्मा दूध वास्तव में कुछ हद तक उस पृथ्वी आत्मा तल का दूध जैसा ही है जो जियाओयान ने अपने पिछले जन्म में कनान अकादमी में प्राप्त किया था। दोनों ही पृथ्वी की कुछ शक्ति वाले प्राकृतिक खजाने हैं। पृथ्वी की शक्ति गहरी और भारी है और वह हर चीज को अपने में समाहित और निष्क्रिय कर सकती है। कई प्रकार की औषधियों की शक्ति को निष्क्रिय करना स्वाभाविक रूप से आसान है। ड्रग के घोल में अर्थ स्पिरिट मिल्क की एक बूंद डालने से ड्रग के घोल का रंग तुरंत बदल जाता है और उसमें तेजी से उतार चढ़ाव आने लगते हैं। हालांकि अर्थ स्पिरिट मिल्क ड्रग की शक्ति को बेअसर कर सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो इसके फटने का भी खतरा रहता है। सौभाग्य से जियोयान के पास पूर्ण नुस्खा था और रसायन विद्या के उस्ताद याओ लाओ की मदद थी, जिससे गोली को परिष्कृत करने का उसका पहला प्रयास अविश्वसनीय रूप से चिकना हो गया। 1 घंटे बाद याओ लाओ की हथेली में धीरे धीरे जेल जैसे हरे तरल की एक बूंद तैरने लगी। नींव निर्माण का दिव्य द्रव्य तैयार हो गया है। नींव निर्माण के दिव्य तरल के सफल शोधन के साथ याओ लाओ ने लापरवाही से इस जेल जैसे तरल की एक बूंद को लकड़ी के बेसिन में गिरा दिया जिसे जियोयान ने पहले से तैयार किया था। दवा की एक बूंद बेसिन में प्रवेश कर गई और बेसिन का पूरा पानी पन्ना हरे रंग में बदल गया। अब से मैं फिर यही अभ्यास करूंगा। औषधीय द्रव से भरे इस पात्र को देखकर जियोयान की आंखों में स्मृति के चिन्ह उभर आए। अपने पिछले जन्म में उसने औषधीय द्रव से भरे ऐसे ही पात्र से शुरुआत की थी और कदम दर कदम इस दुनिया के शिखर तक पहुंचा था। गुरुजी, क्या आप कृपया शेष जड़ी बूटियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं? ओह, अंतिम 2 को केवल फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक द्रव में परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जियोयान ने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर दवा के बेसिन में कूद गया। ये नींव बनाने वाला दिव्य द्रव्य उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपनी शक्ति विकसित करने के लिए बनाया था। ये बच्चों के लिए नींव रखने वाली औषधि है। इसकी प्रभावशीलता नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव्य से कहीं अधिक है। आखिरकार इसकी कीमत तो है ही। उन्नत आधार निर्माण दिव्य द्रव के कई लाभ हैं, जैसे शरीर को संयमित करना, ची को पोषण देना और शिरोबिंदुओं को मजबूत करना। ये साधना की प्रतिभा को भी थोड़ा बढ़ा सकता है। हालांकि यह एक तृतीय श्रेणी का अमृत है, लेकिन इसकी अग्नि नियंत्रण विधि ही छठी श्रेणी से नीचे के किमियागरों को भी चकमा दे सकती है। इसलिए इस फाउंडेशन स्थापना दिव्य तरल की कीमत स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक तरल की तुलना में 10 गुना अधिक होनी चाहिए, और यह गोली बहुत विशिष्ट है, इसलिए जियोयान इसे बेचने की योजना नहीं बना रहा है। उसके और याओ लाओ के लिए धन इकट्ठा करने के साधन बहुत आसान थे। भविष्य में जब उनकी ताकत डुहुआंग या डुहुआंग जितनी हो जाएगी तो उन्हें खुलेआम बेचने में देर नहीं लगेगी। बच्चे, तुम सचमुच मुझ जैसे बुरे आदमी की कड़ी मेहनत से नहीं डरते। याओ लाओ ने जियोयान को हल्के से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह रसायन विद्या का विशेषज्ञ है। शांत छोटे से घर में आग की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। इस खामोश सन्नाटे में बूढ़े और जवान भविष्य की कल्पना कर रहे थे। अध्याय 8 मैं स्वयं की कल्पना करता हूँ। लकड़ी के टब में पालथी मारकर बैठे लड़के की छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी सांस के साथ उसकी नाक से हवा की कमजोर धाराएं बह रही थीं। उसी समय लकड़ी के बेसिन में औषधीय तरल से कोमल ऊर्जा धीरे धीरे जियोयान के शरीर में प्रवाहित होने लगी और फिर परिवर्तन के बाद यह अंततः लड़ने की भावना में बदल गई। मेरे पिछले जीवन के अनुभव के साथ इस जीवन में मेरी साधना की गति पिछले जीवन की तुलना में बहुत तेज हो सकती है। जियोयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अपने हजारों वर्षों के अभ्यास अनुभव के साथ वह पहले से ही अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था।
श्वास को कैसे नियंत्रित करें, अभ्यास के अधिकतम प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अवस्था को कैसे समायोजित करें, ये ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने पिछले जीवन में नहीं कर सका था। इसलिए इस जीवन में जियोयान की अकेले डू क्यूई की साधना उसके पिछले जीवन की तुलना में दोगुनी से भी अधिक तेज थी। इस दर से मैं अधिकतम आधे वर्ष में पुनः फाइटर स्तर को चुनौती देने में सक्षम हो सकता हूँ। जियोयान अभी भी अपने मन में काफी संतुष्ट था। डू क्यूई चरण में साधना पहले से ही सबसे धीमी अवस्था थी। इस अवस्था को पार करने और दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ जाएगी। मेरे पिछले जीवन में मुझे डॉडी बनने में 22 वर्ष लगे थे, स्वर्गीय मकबरे जैसे विशेष स्थानों को छोड़कर, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। जियोयान ने अब इसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने मन को शांत किया और अपने शरीर को औषधीय शक्ति को अधिकतम सीमा तक अवशोषित करने के लिए तैयार किया। उसी समय उसके मन में एक विशाल और अंतहीन ज्वलंत कमल का उदय हुआ। शरीर की साधना को शिथिल नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मा की साधना भी जारी रहनी चाहिए। अपने पिछले जन्म में दंता पहुंचने से पहले मुझे आत्मा की साधना की कोई ठोस विधि नहीं मिली थी, लेकिन इस जीवन में जियोयान के पास शुरू से ही आत्मा साधना की विधि थी, और ये दुनिया में और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड में आत्मा साधना की सबसे उन्नत विधि थी। यह जियोयान द्वारा निर्मित एक साधना तकनीक है जिसे सम्राट ज्वाला आत्मा शोधन तकनीक कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सम्राट ज्वाला की शक्ति का उपयोग करके आत्मा को संयमित किया जाता है, जिससे आत्मा अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनती है। लेकिन अब सम्राट ज्वाला तो दूर, उसके पास पशु अग्नि का एक कण भी नहीं है। सौभाग्य से जियोयान की सम्राट ज्वाला आत्मा शोधन तकनीक के पहले स्तर के लिए केवल दृश्यावलोकन की आवश्यकता होती है। आखिरकार जियोयान अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इस पद्धति का अभ्यास किया था। दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों ने भी अपनी आत्मा की साधना के लिए इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसे सम्राट यान ने बनाया था और स्वर्ग के सभी सर्वोच्च प्रभुओं ने इसका उपयोग करने के बाद इसकी प्रशंसा की। सम्राट ज्वाला आत्मा शोधन तकनीक का पहला स्तर दृश्य दर्शन क्षेत्र है। साधकों को सम्राट यान द्वारा प्रेषित सम्राट ज्वाला दृश्य चित्र की एक किरण प्राप्त होगी। हालांकि यह एक भ्रम है, लेकिन इसमें आत्मा को शांत करने का जादुई प्रभाव होता है। जब तक आप दिन रात सम्राट ज्वाला की शक्ति का दर्शन करते रहेंगे, आपकी आत्मा उत्तरोत्तर शुद्ध और शक्तिशाली होती जाएगी। वास्तव में जब ठोस नींव रखने की बात आती है तो तियानयुआन क्षेत्र के युवानजुन जो युवान द्वारा अपनाई गई कैश डिवाइन ग्राइंडिंग विजुअलाइजेशन विधि ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि जियोयान की आत्मिक शक्ति अब सीमित है और उसके लिए अपनी बनाई विधि को याद रखना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं कैश डिवाइन ग्राइंडिंग विजुअलाइजेशन विधि को कब याद कर पाऊंगा। जब वह ये सोच रहा था तो जियोयान के मन में एक विशाल ज्वलंत कमल प्रकट हुआ। ज्वाला कमल बहुत ही भव्य है, जिसमें लाखों पंखुड़ियां एक दूसरे से घनीभूत है। हर पंखुड़ी का रंग अलग है। कुछ का रंग एक जैसा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उनकी आभा बिल्कुल अलग होती है। लाखों रंग एक साथ मिलकर एक शानदार और भव्य दृश्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस भव्य सुंदरता के नीचे एक भयानक शक्ति छिपी हुई है जो लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देती है। ये सम्राट ज्वाला का अंतिम रूप है जिसे जियोयान ने हजारों वर्षों में संचित किया है और अंततः विभिन्न शक्तिशाली ज्वालाओं से संघनित किया गया है। मैंने सम्राट ज्वाला को अंतहीन अराजकता में चुपचाप लटके हुए देखा, लेकिन भयानक उच्च तापमान के कारण आसपास का अराजक शून्य लगातार पैदा और नष्ट हो रहा था। सम्राट ज्वाला की शक्ति देवताओं को जला सकती है। यह कोई खोखली बात नहीं थी, बल्कि जियोयान ने वास्तव में सम्राट ज्वाला का इस्तेमाल करके प्रभुत्व क्षेत्र के बराबर के एक देवता को जलाकर मार डाला था। यही वह युद्ध था जिसने उसे ज्वाला सम्राट के रूप में इस ब्रह्मांड में अग्नि के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। साधना के बाद के चरणों में जियोयान पहले ही सम्राट यान में विलीन हो चुका था। सम्राट यान वही था और वह सम्राट यान था। उसका पुनर्जन्म बस एक बार हुआ था, लेकिन उसे स्वयं का दर्शन करके अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ी, जिससे लोगों को सचमुच थोड़ा अजीब लगा। आत्मा ने सम्राट ज्वाला को देखा, लेकिन वास्तव में उसे उच्च तापमान से जलने का भयानक दर्द महसूस हुआ। सम्राट ज्वाला को देखना कोई साधारण साधक के बस की बात नहीं है। आग की भयानक शक्ति से लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनकी आत्मा जल रही है, और ये दर्द उनके शरीर के जलने से 10 गुना अधिक पीड़ादायक है। एक बार जब कोई इस प्रकार का दर्द सहन नहीं कर पाता तो उसकी आत्मा सम्राट ज्वाला की भयानक शक्ति से जल सकती है। इसलिए उस विशाल संसार में कई सर्वोच्च प्राणी भी अपनी इच्छा से सम्राट ज्वाला आत्मा शोधन तकनीक का अभ्यास करने का साहस नहीं कर पाते। हालांकि इस तकनीक के निर्माता होने के नाते जियोयान स्वाभाविक रूप से डरेगा नहीं। उसने कई बार आग की लिपटों में जलने का दर्द झेला था और अब वह इसका आदी हो गया था, और यह एक सामान्य घटना थी। लकड़ी के बेसिन में जैद द्रव घूम रहा था और बेसिन में बैठा युवक शांत भाव से देख रहा था। बस उसके बगल में बैठे बूढ़े के हाथ में पीली लो लगातार बदल रही थी। एक रात की नींद न लेने के बाद अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण कमरे में पड़ी तो लड़के ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उन काली पुतलियों की गहराई में एक चमकदार लो की किरण धीरे धीरे नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। उठकर और अपने कपड़े पहनकर याओलाओ ने 4 जेल बोतलें अपने बिस्तर के पास मेज पर रख दी, फिर आराम करने के लिए रिंग में वापस चले गए। नींव बनाने वाले दिव्य द्रव की 2 बोतलें, नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव की 2 बोतलें। हालांकि ज्यादा नहीं, फिर भी ये संसाधन शायद मेरे लिए कुछ समय तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। जियोयान ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ध्यान से दवा की 4 बोतलें रख दी और फिर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के कारण वह बिना सोए या भोजन के नहीं रह सकते, तथा अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अभी भी उचित आराम की आवश्यकता है। जहां तक नींव बनाने वाले आध्यात्मिक द्रव की बात है तो उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने एक ही रात में गोली को परिष्कृत कर दिया, जो अब भी याफी के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद जियोयान ने अपने शरीर को खींचा, बिस्तर से उछला, कमरे से बाहर निकला और जियो परिवार के पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। सिर्फ अपने कौशल को विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है, शरीर को भी निखारने की जरूरत है, अन्यथा ये शरीर बहुत नाजुक है। अफसोस की बात है कि अब उसमें लड़ने का जज्बा भी नहीं रहा। उसके पास शरीर को प्रशिक्षित करने के कई तरीके हैं, लेकिन वह अपने शरीर को निखारने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण के सबसे आदिम तरीकों पर ही निर्भर रह सकता है। जियोयान ने पूरी सुबह अपने लिए एक स्थान की तलाश और उसे व्यवस्थित करने में बिता दी। दोपहर में थोड़े आराम के बाद जब मौसम ठंडा होने वाला था तो जियोयान ने सबसे कठिन और सरल शारीरिक प्रशिक्षण शुरू किया। बूम बूम बूम। शाम तक जब चांद उग रहा था, जियोयान का शरीर चोटों से ढका हुआ था और उसका चेहरा गंदा था, लेकिन केवल उसकी आंखें अभी भी चमकदार थीं। मालिक ने कहा है कि आज पारिवारिक भोज होगा और वह चाहते हैं कि आप भी भोजन के लिए आए।
जब वह झोपड़ी में वापस आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा नौकर उसके दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। अच्छा ऐसा है। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया, खुद को थोड़ा सा साफ किया और कुछ ही देर बाद परिवार के बड़े रेस्तरां में उपस्थित हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पिता शियाओ झान और कई बुजुर्गों को छोड़कर दर्जनों युवक और युवतियां उसकी ओर देखने लगे। अध्याय 9 कृपया पढ़ें। मैंने कल लाओशू पर एक नया पुस्तक अध्याय पोस्ट किया और उसे एक साथ 200 और संग्रह मिल गए। सम्राट के पुत्र शियाओयान से आया। आप सभी पुराने भाइयों, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हालांकि किसी नई किताब को पढ़ते समय उसका अनुसरण करना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे जरूर पढ़ेंगे और किताब को यूं ही अधूरा नहीं छोड़ेंगे। केवल अधिक पढ़कर ही आप सिफारिशें प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्धियों के साथ मैं लिखने के लिए और अधिक प्रेरित होऊंगा और मुझमें विषय वस्तु को शीघ्रता से अद्यतन करने का जुनून रहेगा। इस प्रकार एक अच्छा चक्र बनेगा। इसके विपरीत अनुवर्ती पठन में गिरावट का लेखक की मानसिकता पर वास्तव में बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण बात 3 बार कही जानी चाहिए। अनुवर्ती पठन और अनुवर्ती पठन। खैर, ये सभी अध्याय मुफ्त हैं, इसलिए कृपया हर दिन उन पर क्लिक करें। यह मेरे लिए वाकई बहुत जरूरी है। जब तक पहला ऑर्डर 0 से अधिक हो जाता है, मैं अपने भाइयों की दयालुता को चुकाने के लिए अधिक बार अपडेट करूंगा, इसलिए कृपया। अध्याय 10 जियोनिंग का अकथनीय दबाव। जियोयान ने इधर उधर देखा तो युवक युवतियों का एक समूह उसे उत्सुकता से घूर रहा था। उत्सुकता और चिंता के अलावा उनमें महत्वाकांक्षा की एक झलक भी थी, जिस पर शायद उन्होंने खुद ध्यान नहीं दिया होगा। जियाओयान इस स्थिति से अपरिचित नहीं था। उसके पिछले जन्म में भी वे उसे इसी नजर से देखते थे। चूंकि उसकी ताकत वापस नहीं आ पा रही थी, इसलिए इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब देवता वेदी से गिरते हैं तो अक्सर मनुष्यों की ओर से उन्हें और भी भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। अगर कोई परिवार के पूर्व मुखिया के चरणों के नीचे पैर रख सके तो यह वास्तव में बहुत ही संतुष्टिदायक बात है। ये दैख की बात है कि उन्हें इस जीवन में यह अवसर कभी नहीं मिलेगा। जियाओयान ने इन नन्हे बच्चों के रूप रंग को गंभीरता से नहीं लिया। हुंगहू को यानके के रूप रंग की क्या परवाह, उसने तो बस पुरानी बात पर हंस दिया। पिताजी बढ़ो, मुझे देर हो गई है। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया, जुने की सीट ढूंढी और सीधे बैठ गया। जुन एर का स्थान जियाओनिंग से ऊपर है और जियाओयान के लिए आरक्षित स्थान जुन एर से ऊपर है। आखिरकार वह अभी भी परिवार में युवा पीढ़ी का नंबर 1 है। जियोयान के आने से पहले जियोनिंग रुक रुक कर जुनर के साथ बातें कर रही थी, लेकिन छोटी लड़की अपने सामने रखी प्लेट को ध्यान से देख रही थी। जब तक जियोयान नहीं आ गया तब तक छोटी लड़की की आंखें थोड़ी चमक नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी खाना अभी तक परोसा नहीं गया है, जियोजान ने हंसते हुए कहा और बुजुर्गों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जियाओयान के प्रति उनकी भावनाएं ज्यादातर परिवार के हितों पर आधारित होती हैं। जब तक जियाओयान का परिवार के लिए महत्व बना रहेगा, वे हमेशा जियाओयान पर मुस्कुराते रहेंगे। जियोयान, तुम्हारे शरीर पर इतने सारे घाव क्यों हैं? जिस क्षण जियोयान जुनर के बगल में बैठा, महान बुजुर्ग ने अचानक जियोयान की बांह पर चोटों को गंभीरता से देखते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सबने जियाओयान की ओर देखा। उसके बगल में बैठी जुन एर अचानक खड़ी हो गई और जियाओयान की आस्तीन खींच दी। भाई जियाओयान, तुम्हें क्या हुआ है? छोटी लड़की का नाजुक चेहरा चिंता से भरा था और उसकी चमकदार आंखें चिंतित होकर जियोयान को देख रही थी। इस दृश्य ने उन युवकों को, जो मूल रूप से जियोयान के बारे में चिंतित थे, अचानक थोड़ी अधिक नाराजगी के साथ उसकी ओर देखने लगे। खासकर जियोनिंग, जो उसके बगल में बैठा था, उसका चेहरा ये दृश्य देखकर और भी उदास हो गया। परिवार में सबसे सुंदर लड़की होने के नाते जुन एर, हालांकि अभी एक अविकसित लड़की है, उसने पहले से ही उन युवा लड़कों को, जो अभी अभी प्यार में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जियोयान को छोड़कर ये लड़की सभी के प्रति उदासीन रही है। केवल जियोयान से मिलने पर ही वह अपना सबसे कोमल पक्ष दिखाती है। कोई बात नहीं, मैं व्यायाम करने के लिए पीछे वाले पहाड़ पर गया था और गलती से कई बार चोट लग गई। मैं बस कुछ दवा लगा लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। जियोयान मुस्कुराया, जुनर के कंधे को धीरे से थपथपाया और बैठ गया। व्यायाम। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जियाओ जान ने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो फिर रात के खाने के बाद परिवार के गोदाम में जाकर कुछ और मरहम ले आओ। धन्यवाद पिताजी। जियोयान ने सिर हिलाया और जुनर के साथ बातचीत शुरू कर दी। पिछले जन्म में तो उसके पास लड़कियों को खुश करने के तरीकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इस जन्म में उसे बताने की जरूरत ही नहीं थी। वह बस कुछ ही शब्दों में उस छोटी बच्ची को हंसा सकता था। गधे। बगल से देख रहे जियाओनिन को बहुत दुख हुआ। वह आधे घंटे से जुन एर को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुन एर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जियाओयान ने कुछ ही शब्दों में जुन एर को फूल की तरह मुस्कुरा दिया। हालांकि जियाओयान अभी अभी डुक्यूई के स्तर से नीचे गिरा था और परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का उसका खिताब अभी भी कायम था। जियाओनिन की जियाओयान से सीधे बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी स्वादिष्ट खाना परोसा गया। सबने तब तक खाया और बातें की जब तक कि सबका पेट आधा नहीं भर गया। फिर जियाओ जान धीरे से बोली, नन्हे मुन्नो, तुम्हें हाल ही में अपना प्रशिक्षण और तेज करना होगा। 7 दिनों में वह दिन आएगा जब परिवार तुम्हारे वार्षिक लड़ाकू भावना प्रशिक्षण का परीक्षण करेगा। ये सुनकर जियोयान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे याद आया कि पारिवारिक परीक्षा का समय दूर नहीं था। लेकिन तुम लोग मुझे क्यों घूरते रहते हो? जियोयान ने इधर उधर देखा तो पाया कि परिवार के सभी युवा उसे घूर रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ उसे सीधे घूरने में शर्म महसूस कर रहे थे, फिर भी वे बीच बीच में उसकी तरफ देख लेते थे। ऐसा लगता है कि ये लोग सचमुच मुझे पद से गिरते हुए देखना चाहते हैं। जियोयान असहाय होकर मुस्कुराया। अगर चीजें मूल गति से आगे बढ़ती तो 7 दिन बाद ही वह क्षण आता जब मैं वेदी से गिर जाता। अफसोस है कि इस जीवन में ऐसा नहीं होगा। जियाओयान, आपकी डुक्यूई कैसी है? क्या आपको 7 दिनों में होने वाले डुक्यूई परीक्षण पर भरोसा है? एक तरफ खड़ा जियोनिन जियोयान और जुन एर को जोश से बातें करते देख रहा था और उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। इसी समय उसने मौके का फायदा उठाया और आखिरकार विषय बदल दिया। हालांकि उसके शब्द चिंता से भरे लग रहे थे, पर असल में वे संदेह से भरे थे। हालांकि जियोयान की नजर में ये तरीका थोड़ा अजीब था। बहुत अच्छा नहीं है, मुझमें बस थोड़ी सी लड़ने की भावना बची है। मुझे डर है कि इसे ठीक करना मुश्किल होगा। जियोयान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या ऐसा है? ये शर्म की बात है। हालांकि आपकी प्रतिभा के साथ चचेरे भाई, मुझे डर है कि आप बहुत जल्दी डुक्यूई के 6ठे स्तर तक वापस आ सकेंगे। जियोनिन ने गंभीरता से सिर हिलाया।
ये लड़ाई की भावना का छठा स्तर क्यों है? जियोयान और जुन एर ने एक दूसरे को देखा और जियोनिन को कुछ उलझन के साथ देखा। क्योंकि मैं लड़ने की भावना के छठे स्तर पर पहुंच गया हूँ। जियोनिन विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा अहंकार से भरा था। वह जियोयान से लगभग 1 साल बड़ा है और 13 साल की उम्र में ही वह डुक्यूई के छठे स्तर तक पहुंच गया है। ये वास्तव में परिवार में एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, लेकिन जियोयान और जुन एर के सामने और अन्य किशोरों के सामने जियोनिन को चलते समय अपनी नाक ऊपर उठानी पड़ती है। टफ लड़का और लड़की एक दूसरे को देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। कमाल है चचेरे भाई, तुम में गजब की प्रतिभा है। भविष्य में तुम जरूर परिवार की रीढ़ बनोगे। जियोयान ने उत्साह से सिर हिलाया। उसे अचानक लगा कि ये युवा वाकई दिलचस्प है। उनके व्यवहार में हालांकि हर जगह खामियां थीं, फिर भी वे इतने गंभीर थे कि उसे बहुत मजा आया। ये तो ठीक है, लेकिन चचेरे भाई तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। तुम्हारे जैसे अच्छे प्रतिद्वंद्वी के बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। जब जियोनिन की जियोयान द्वारा प्रशंसा की गई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में है और उसके शब्द और अधिक वीरतापूर्ण हो गए। हाँ, अगर मेरा चचेरा भाई मुझ पर कदम रख सके तो यह उसके लिए बहुत संतुष्टिदायक बात होगी। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया और अचानक सोचकर मुस्कुराया। यह असंभव है। जियोनिन खुशी से बांसुरी बजा रहा था जब अचानक उसकी नजर जियोयान की गहरी आंखों पर पड़ी। किसी कारण से वह अचानक बेवजह कांप उठा। उसके सामने खड़ा जियोयान स्पष्ट रूप से उससे मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा अपने दादा का सामना करने का एहसास क्यों होता था? हे तुम्हारी बहन कहाँ है? वह आज खाने पर क्यों नहीं आई? जियाओयान को जियाओनिन के बदलाव की कोई परवाह नहीं थी। हजारों सालों से जिंदा रहा एक बूढ़ा राक्षस 13 साल के बच्चे से कैसे बहस कर सकता था? जब उसने जियोनिन को देखा तो उसने जियोयू के बारे में सोचा और फिर उसने उसके सुंदर पैरों के बारे में सोचा और पूछा, जैसे कि वह उसके साथ बातचीत कर रहा था। मेरी बहन इस समय साधना के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। जियोनिन ने राहत की सांस ली और जब उसे लगा कि वह दबाव गायब हो गया है तो उसने तुरंत उसे वापस पहन लिया। वह डुक्यूई के 9वें स्तर